हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। मैं सिद्धांत विक्रम सिंह आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद, जिसे इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। और ये दो गलती भूल कर ना कीजिएगा, अभी आगे बताते हैं। और नहीं तो जो है आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, बाद में आपको पछताना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठते समय। ठीक है, चलिए देखते हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं सक्सेस विद विक्रम के साथ। तो देखते हैं, भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित हैं। लगभग जो हम लोग 80 अनुच्छेद देखेंगे जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, और जो कि रिपीटेडली की सारी एग्जामिनेशन में, ऑल ओवर इंडिया के हर एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस में आए हैं। और खास करके आपके यूपी पुलिस या यूपीएसआई वगैरह एग्जामिनेशन, आरपीएफ वगैरह में पूछे जाते हैं, और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 1 का प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में क्या प्रावधान किया गया है कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, संघ का नाम क्या होगा, उसका राज्य क्षेत्र कैसा रहेगा, उसके बारे में अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 3 में देखेंगे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश को बांट कर 2 राज्य करना है, या उत्तर प्रदेश का नाम बदलना है, या फिर जो है दूसरे किसी राज्य का भाग जो है उत्तर प्रदेश में जोड़ना है। ये सब सारे प्रावधान आपके अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 13 की बात करेंगे। इसमें मौलिक अधिकारों के असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में है। मान लीजिए जो ऐसे जो विधियां बन रही हैं, या कोई ऐसे कानून बनते हैं जो मौलिक अधिकार का अतिक्रमण करते हैं या उसमें हस्तक्षेप करते हैं, तो उन विधियों को जो है अल्पीकरण, मतलब उसको शून्य घोषित करने के लिए या उसको छोटा करने के बारे में प्रावधान अनुच्छेद 13 में किया गया है। नेक्स्ट है कानून के समक्ष समानता की बात की गई, सबको पता है। अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष सबको समान है। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरियों में सभी को अवसर की समानता, जो सरकारी नौकरी है उसमें सभी के लिए अवसर एक बराबर उपलब्ध हो, किसी के साथ कोई भेदभाव ना किया जाए। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 17 याद रखिएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसमें छुआछूत वगैरह से उन्मूलन की बात की गई है कि किसी को इसके आधार पर आप जो है अलग नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 की बात की गई है। तो इसमें अनुच्छेद 19 में कहा गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण है। जैसे हमारी क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसके बारे में क्या अधिकार है, उसका संरक्षण है कि हम अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं। और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण सबको पता है, आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनुच्छेद 21A। ठीक है, ये जो है मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, या तो डायरेक्ट पूछ देता है कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार का प्रावधान किसमें, तो अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 25 की बात करेंगे, इसमें अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात की गई है। जो आपकी अंतरात्मा है उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात अनुच्छेद 25 में की गई है। मनचाहा काम, धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, आप मनचाहा कोई भी काम कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, इसकी जो है स्वतंत्रता आपको अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार है। मान लीजिए जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जैसे मान लीजिए जैसे मुस्लिम हो गए, जैन हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, इन लोगों को अपने शैक्षणिक संस्थान आप स्थापित कर सकते हैं, और उनका प्रशासन वगैरह आप चला सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद 31 की बात है, कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्याख्या की गई है। तो जान लीजिए जो आपके जो सिद्धांत वगैरह बन रहे हैं, जो रूल वगैरह बन रहे हैं, तो उनको लागू करने के बारे में, उनको प्रभावी बनाने के लिए कुछ जो है इसमें प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 32 की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे आत्मा भी कहा जाता है। तो मौलिक अधिकारों के लागू किए रिट सहित अन्य उपचार, जैसे इसे क्या है, मौलिक अधिकार का कोई अतिक्रमण कर रहा है या कोई हनन कर रहा है आपके मौलिक अधिकार का, तो उसके लिए इसके अंतर्गत प्रावधान है। आप सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। और मौलिक अधिकारों का संरक्षण भी यही करता है। और एक तरीके से संविधान का संरक्षण भी जो है, जो उच्चतम न्यायालय करता है, वो इसी अनुच्छेद जो है 32 में से प्राप्त शक्तियों के आधार पर ही करता है। अनुच्छेद 38 की बात करेंगे, राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। जैसे लोगों के कल्याण की बात की गई है, इसमें पूछा जाता है सीधे कि लोगों के कल्याण की बात किसमें की गई है, जिसमें एक समाज में क्या व्यवस्था स्थापित करना है, इसके बारे में बात जो है अनुच्छेद 38 में किया गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 40 बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 40 में आपका ग्राम पंचायतों का संगठन कैसे होगा, किस तरीके से ग्राम पंचायतों के निर्माण होगा, उसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 44 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता की बात की गई है। पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, इसकी बात अनुच्छेद 44 में की गई है। अनुच्छेद 45 में 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको आप अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान करेंगे, इसका प्रावधान किया गया है। और निःशुल्क जो है शिक्षा। अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने, जैसे मान लीजिए जो लोग अनुसूचित SC ST OBC वगैरह वर्ग से आते हैं, तो उनको अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप वगैरह की का व्यवस्था, ये सब कुछ आपके अनुच्छेद 46 में किया गया है। आर्थिक सहायता, आर्थिक हितों की बात इसमें की गई है। अनुच्छेद 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करता है। एक दूसरे के मतलब कहने का मतलब है कि न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कार्यपालिका का कोई अधिकार नहीं होता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 की बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। जैसे मान लीजिए जो बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वगैरह है, वहाँ पे सुरक्षा कैसे हम लोग स्थापित करें, और फिर जो है अपनी सुरक्षा को कैसे आगे मतलब बढ़ाएं अपने देश के हित के बारे में, तो अनुच्छेद 51 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य सभी को पता है, कितने मौलिक कर्तव्य हमें कमेंट करके बताइएगा आप। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जैसे कि क्षमा दान, सजा का निलंबन, कुछ मामलों में सजा को
को कम करना आदि का प्रावधान अनुच्छेद 72 में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 72 याद कर लीजिएगा कि जो आप लोग जो राष्ट्रपति सजा वगैरह में जो क्षमादान वगैरह कर सकता है। अनुच्छेद 74 की बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात की गई है। अभी हम लोग केंद्र के बारे में बात कर रहे हैं, अभी आगे हम लोग राज्य में भी सेम चीजें देखेंगे कि राज्यपाल के बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी होगा। सबको पता है कि अनुच्छेद 76 की बात सीधे करते हैं तो भारत का महान्यायवादी आपका निकल के सामने आता है। अनुच्छेद 78 में क्या है, राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य, जैसे जो भी कार्य हो रहे हैं उसकी जानकारी प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है कि राष्ट्रपति को इसकी सूचना समय समय पर देता रहे। तो ये अनुच्छेद 78 में इसका प्रावधान स्पष्ट रूप से किया गया है, इसमें अपना मनमानी नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा की गई है कि धन विधेयक है कि नहीं है, इसके बारे में अनुच्छेद 110 के द्वारा ही पता चलता है। अनुच्छेद 112 की बात करेंगे तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है, जिसे बजट कहते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात अगर जहां आएगी या बजट की बात आएगी तो अनुच्छेद 112 पे आप टिक करके आएंगे। देखिए नेक्स्ट 28 नंबर पे है अनुच्छेद 123, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, डबल ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिएगा। अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये जो है राष्ट्रपति इसके द्वारा अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, बाद में उसको जो है फिर संसद के द्वारा उसको पास होना होता है, वो प्रक्रिया बात की है, लेकिन तत्काल में आप जो है 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। या मान लीजिए संसद जो है सत्र में नहीं है तब भी अध्यादेश जारी करना हो तो राष्ट्रपति इसी के द्वारा जारी करता है। अनुच्छेद 143 की बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है। 143 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट के जो उच्चतम न्यायालय वगैरह के जो जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, उनसे परामर्श जो है राष्ट्रपति ले सकता है, ये शक्ति इसमें प्रावधान है। लेकिन उस परामर्श को मानना या ना मानना ये राष्ट्रपति के विवेक के ऊपर है, उसको जैसा उचित लगेगा वैसा करेगा। अनुच्छेद 148 की बात करेंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की बात की गई है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 149 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियां हैं। देखिए 48 में उनकी बात की गई है, उनकी नियुक्ति की, और 49 में जो है 149 में उनकी शक्तियों के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है 155 की बात करें तो राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। 161 में देखा जाए क्षमा को कम करने और टालने और निलंबित करने के राज्यपाल की शक्ति की बात की गई है। तो देखिए राज्यपाल के लिए 161 में प्रावधान है और यही सेम प्रावधान लगभग मिलता जुलता आपका अनुच्छेद 72 में ऊपर देखा गया है, राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगा, ऊपर भी हम लोग देखे हैं प्रधानमंत्री के जो है उसके राष्ट्रपति के लिए देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बात किया गया है, राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, उसकी नियुक्ति वगैरह के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट है 167 राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है। जैसे राज्यपाल को मुख्यमंत्री को जानकारी देना होता है कि क्या नियम वगैरह क्या चीजें चल रही हैं, क्या मंत्री परिषद में क्या बातें हुई, क्या नियम वगैरह के बारे में, तो राज्यपाल को जानकारी देगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को जानकारी देता है, ये उसका दायित्व है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 168 में राज्यों में विधानमंडलों की व्यवस्था की गई है। तो देखिए अनुच्छेद 168 के तहत ही जो आपकी विधायिका होती है राज्यों की, उसके बारे में बात की गई, विधानमंडलों के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 169 के बारे में राज्यों में विधान परिषदों की रचना या उन्मूलन, जैसे मान लीजिए किसी राज्य में अगर विधान परिषद अगर नहीं है तो वहां पे विधान परिषद स्थापित करने की बात की गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका हिमाचल प्रदेश में विधान परिषद नहीं है तो वहां पे विधान परिषद जो है बनाना चाहें तो अनुच्छेद 169 के थ्रू बना लेंगे। और मान लीजिए अगर उत्तर प्रदेश का विधान परिषद को भंग करना हो या उसको खत्म करना हो, उन्मूलन करना हो, तो 169 के थ्रू, A169 के थ्रू ही इसका प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 170 की बात करेंगे तो राज्यों में विधानसभाओं की संरचना के बारे में कि राज्यसभा किस तरीके से होगा, कितनी सीटें होंगी और क्या मतलब मंत्री पद वगैरह के सारी चीजों के बारे में 170 में बात किया गया, उसके संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 के बारे में राज्यों में विधान परिषद की संरचना, 170 में जो है विधान मंडल की बात की गई और जो है 171 में आपकी विधान परिषद की बात की है। तो विधायिका और विधान परिषद की बात आपकी 170 और 171 में क्रमशः किया गया है। अनुच्छेद 172 की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात की गई है कि कितने वर्ष तक जो है ये रहेगा, लगभग 5 वर्ष अवधि जो है फिक्स है। और बीच में अगर कोई स्थिति हो गई, सरकार अगर जो है हुकूमत में आ गई तो उसको बीच में जो विघटन हो जाता है, तो ये अलग बात है, लेकिन राज्य विधानमंडलों की क्या अवधि होगी इसके बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 173 में राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता, तो जैसे मान लीजिए जो विधायक वगैरह होते हैं उनकी सदस्यता के लिए क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, कितने उम्र के होने चाहिए, या और भी जो प्रावधान है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में बात अनुच्छेद 173 में किया गया है। नेक्स्ट 174, तो इसमें राज्य विधायिका का सत्र कितना दिन रहेगा, सत्रावसान कैसे होगा, राज्य विधायिका का विघटन कैसे होगा, ये सब सारी चीजें 174 में बात की गई हैं। नेक्स्ट है विधानसभा की स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो नियुक्ति होता है चुनाव के बाद, तो इसकी बात 178 में की गई है, इसी के द्वारा इनको शक्तियां मिलती है, इनकी नियुक्तियां होती हैं। नेक्स्ट है 194, इसमें महाधिवक्ता की शक्तियों की बात की गई है, विशेषाधिकार और प्रतिरोधक क्षमता की बात की गई है कि महाधिवक्ता की क्या शक्तियां हैं, क्या उनको विशेषाधिकार मिलेगा या उनके पास क्या प्रतिरोधक क्षमता होगा, ये सब सारी चीजों के बारे में बात किया गया है।
अनुच्छेद 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए 200 पे हम लोग आ गए अब तक। तो इसमें राज्यपाल द्वारा बिल स्वीकृत करना, जैसे मान लीजिए राज्यपाल के पास कोई बिल जाता है, विधानमंडल वगैरह से पास हो गया, तो उसको स्वीकृत करना, नहीं स्वीकृत करना, कि राष्ट्रपति के पास सुरक्षित करना, ये सब सारी चीज़ों की बात अनुच्छेद 200 के अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 202 की बात करेंगे तो राज्य विधानमंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य बजट की बात यहाँ पे की गई है। ऊपर हम लोग देखे थे अभी केंद्र के बजट के बारे में, तो ये अनुच्छेद 202 में राज्य बजट की बात या राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। अनुच्छेद 210 की बात करेंगे तो इसमें राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा की बात की गई है कि हमारी कौन सी भाषा होगी जो है जो विधानमंडल में प्रयोग होगी। ठीक है। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। न्यायालय जो है राज्य के विधानमंडल में क्या कार्रवाई हुई, क्या चीज़ें हुई, इसके बारे में कुछ पूछ नहीं सकता है, इसका कोई अधिकार नहीं है। हाँ, अगर जो है संविधान का हनन करता है उस क्षेत्र में जो है आप जो है कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या कार्रवाई हुई इसके बारे में आप बिल्कुल नहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 213 के बारे में, राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है। तो सेम चीज़ है, 123 में भी देखा गया हम लोग कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो 123 में राष्ट्रपति और 213 में राज्यपाल, याद रखिएगा, अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अनुच्छेद 214 की बात करेंगे तो राज्यों में उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 214 के थ्रू जो है हर जो है राज्य का अपना उच्च न्यायालय होगा, एक या एक से अधिक राज्यों का जो है भी के लिए भी जो है एक उच्च न्यायालय हो सकता है। ये सब प्रावधान जो है अनुच्छेद 214 में किया गया है। अनुच्छेद 217 की बात करेंगे तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की शर्तों के बारे में बात किया गया है कि उनकी उम्र कितनी होगी, उनकी योग्यता क्या होगी, क्या क्या प्रावधान है, क्या नहीं होना चाहिए, और सारी चीज़ों के बारे में 217 में बात किया गया है, अनुच्छेद 217। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 226 में है, और यहीं अनुच्छेद 32 में आपको उच्चतम न्यायालय को रिट जारी करने की। तो ये दोनों जो है आपका, ये आपका उच्च न्यायालय का है, ये उच्चतम न्यायालय का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, स्पष्ट साफ साफ पूछा जाता है। ये देखिए अनुच्छेद 239 ए की बात करें, दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है कि दिल्ली में जो सरकार की के बारे में क्या उपबंध होना चाहिए, कि वहाँ की जो प्रशासनिक जो सेवा है वो किसके अंतर्गत आएगी, सारी चीज़ों के बारे में अनुच्छेद 239 ए में बात किया गया है। अनुच्छेद 243 देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 243 पंचायतों के गठन, याद रखिएगा, भूलिएगा मत, अनुच्छेद 243 पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 243 सी पंचायतों की संरचना, अनुच्छेद 243 जी पंचायतों की जिम्मेदारियां और शक्तियों का अधिकार, और अनुच्छेद 243 के में जो है आपका पंचायतों के चुनाव के बारे में बात किया गया है। तो अनुच्छेद जो है 243 में लगभग आपका पंचायतों के बारे में बात ही किया गया है। अनुच्छेद 249 के बारे में देखेंगे, राज्य सूची के विषय में संबंध में राष्ट्रीय हित में कानून बनाने का संसद को शक्ति। तो अनुच्छेद 249 जो है ये शक्ति देता है कि राज्य सूची का अगर कोई विषय है तो उस पर जो है संसद कानून बना सकती है। तो इसके तहत कुछ प्रावधान है, उसके तहत ही गुजर के वो जो है नियम कानून बना सकती है। ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 262 की बात करेंगे तो अंतरराज्यीय नदियां या नदी घाटियों के बारे में पानी से संबंधित विवादों का अधिनिर्णय। तो जैसे मान लीजिए दो राज्यों के बीच में कोई नदी विवाद चल रहा है कि किसको कितना पानी चाहिए, किसको कितना पानी नहीं चाहिए, इस सब चीज़ का जो लड़ाइयाँ हैं, जो विवाद हैं, उसके निपटारे के लिए अनुच्छेद 262 के अंतर्गत अंतरराज्यीय नदियों के बारे में बात की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में प्रबंध किया गया है कि अंतरराज्यीय जो है एक परिषद होगा जो इस तरीके के समस्याओं को देखेगा। ठीक है, जो राज्यों के बीच हो रहे समस्याओं को का समाधान करेगा, निपटारा करेगा। अनुच्छेद 265 की बात करें तो कानून के प्राधिकारी के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जाता है। कानून बना के ही करों का अधिरोपण कर सकते हैं या कर वसूली कर सकते हैं, वैसे डायरेक्टली नहीं कि आप किसी से कोई भी कर ले लीजिए, ये नियम के अंतर्गत होना चाहिए। इसका प्रावधान 265 के अंतर्गत दिया गया है। 275 की बात करें तो कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्राप्त होना। ठीक है, कुछ राज्यों को संघ से जो अनुदान मिलता है, मान लीजिए जो सहायता प्राप्त होती है, जैसे कोई योजना है उसमें मान लीजिए 60% हिस्सा जो है केंद्र सरकार का है और 40% हिस्सा आपका राज्य सरकार का है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 275 में दिया गया है। या मान लीजिए कहीं पे जैसे कि आपका देखिए अभी कुंभ मेला होने वाला है, महाकुंभ मेला होने वाला है, तो यहाँ पे कितने करोड़ रुपया आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि जो है केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को दे रही है, महाकुंभ मेला के लिए अनुदान दे रही है। ठीक है, ये जो इसका प्रावधान अनुच्छेद 275 के तहत ही वो अनुदान दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है 280 की बात करेंगे, इसमें वित्त आयोग की स्थापना की बात की गई। सबको पता है कि एक वित्त आयोग होगा। अनुच्छेद 300 की बात करें तो वाद और कार्रवाइयों की बात की गई है, जो जितने वाद वगैरह आते हैं, जो मुकदमे वगैरह होते हैं और क्या कार्रवाइयाँ कैसे करनी है, इसके बारे में अनुच्छेद 300 में बात की गई है। अनुच्छेद 300 ए में विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। कोई विधि के द्वारा ही किसी व्यक्ति को संपत्ति से आप वंचित कर सकते हैं, वैसे नहीं। तो इसमें अनुच्छेद 300 ए में साफ साफ जानिए कि संपत्ति के अधिकार की बात की गई है, कि संपत्ति का अधिकार आपका रहेगा। ठीक है, अनुच्छेद 311 की बात कर रहे हैं, संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों के रैंक में कमी या बर्खास्तगी। जैसे मान लीजिए
जो केंद्र स्तर के अधिकारी हैं या जो राज्य स्तर के अधिकारी हैं, तो उनके जो है मान लीजिए उनका जो प्रमोशन होना है या फिर कोई गलत कार्य कर रहे हैं, कदाचार कर रहे हैं, तो उनकी बर्खास्तगी वगैरह के बारे में सारी चीज़ जानकारी आपको अनुच्छेद 311 के अंतर्गत दी गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुच्छेद 312 के बारे में जानते हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बात की गई है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। अखिल भारतीय सेवाएँ जो आपकी केंद्र स्तर की होती हैं, अखिल भारतीय सेवाएँ, उसके बारे में बात की गई है, आईएएस वगैरह की। अनुच्छेद 315 की बात करेंगे, संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई है, कि संघ का अपना लोक सेवा आयोग होगा और राज्यों का अपना लोक सेवा आयोग होगा, जिसे राज्य लोक सेवा आयोग बोलेंगे, केंद्र के आयोग को संघ लोक सेवा आयोग बोलेंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अनुच्छेद 320 जो है लोक सेवा आयोगों के कार्य के बारे में बात किया गया। 320 कि वो कार्य कैसे करेंगे। एक लोक जो है जो आपका लोक सेवा आयोग है वो 2 राज्यों में भी जो है परीक्षा जो है कंडक्ट करा सकता है, या इस तरीके के जितने भी प्रावधान वगैरह हैं वो अनुच्छेद 320 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 323 ए की बात करेंगे तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण की बात की गई है। जो आपकी प्रशासनिक न्यायाधिकरण होता है वो अनुच्छेद 323 ए में है। अनुच्छेद 324 जो है आपका पता है निर्वाचन के से संबंधित है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है अनुच्छेद 324। निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण या निर्वाचन आयोग में निहित किया जाना है। तो सीधे जानिए, सीधे एक लाइन में निर्वाचन आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 324 में किया गया है, और 330 में वही मान लीजिए लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो एससी और एसटी कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए जो है सीटों का आरक्षण किया गया है। और सेम देखिए 330 में जो है लोकसभा की बात की गई, और 335 में नौकरियों में बात कर दी गई। नौ सेवाओं और पदों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एससी एवं एसटी के लिए जो आपका रिजर्वेशन की बात की गई, ठीक है, के दावे की बात की गई, ठीक है। अनुच्छेद 352 देखेंगे, इसमें आपात बंद की बात की गई है। अनुच्छेद 352, 356, 360। तो 352 में आपका राष्ट्रीय आपात है, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन है, और 360 में आपका वित्तीय आपात है। चलिए बताते हैं, 352 में आपात की उद्घोषणा, राष्ट्रीय आपात की बात की गई। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक मशीनरी की विफलता की बात करते हैं। अगर राज्य सरकार जो है कानून मतलब सरकार चलाने में विफल हो जाता है या फिर संविधान का उल्लंघन करता है, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है राज्यपाल की संस्तुति पे। मतलब राज्यपाल जो है सिफारिश करता है राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 360 की बात करेंगे, वित्तीय आपातकाल के बारे में बात किया गया है। और देखिए 1991 में एक बार जो है आपातकाल की स्थिति बनी थी, लेकिन आपातकाल लागू नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हम लोगों को पैसा वगैरह उधार मिल गया, जिसके थ्रू ही एलपीजी रिफॉर्म वगैरह जो है हम लोग को नीतियां लागू करनी पड़ी। तो वित्तीय आपातकाल आज तक लगा नहीं है, लेकिन एक स्थिति बनी थी। तो अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद 365 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव, राष्ट्रपति शासन। मान लीजिए देखिए अनुच्छेद 365 में कहा गया है कि संघ जो दिशा निर्देश दे रहा है, जो नियम कानून या संविधान के अंतर्गत जो नियम कानून है, उसके अंतर्गत जो है आप अगर कार्य नहीं कर पा रहे हैं, सरकार नहीं चला पा रहे हैं, और अगर आप असफल होते हैं, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। अनुच्छेद 368 की बात करते हैं, संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां और इसकी प्रक्रिया सबको पता है कि अनुच्छेद 368 की बात आएगी तो संविधान संशोधन की बात आ जाएगी। और लास्ट देखते हैं, लास्ट बट नॉट लिस्ट, जम्मू कश्मीर के बारे में है। जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान जो है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत दिया गया है। पहले उसका अलग संविधान वगैरह था, अब तो आपको पता ही है कि इसी के अंतर्गत जो है उसे अब अपने पूर्ण रूप से अपने देश में विलय कर लिया गया, और जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांट दिया गया। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और कुछ विशेष जो नोटिफिकेशन आपके लिए है बताते चलें कि देखिए जीके जीएस की सेट 3 सेट 4 आज हो गया है। ये 75 प्रश्न का 25 मिनट में एक वीडियो चल रहा है, इसको अवश्य देखिए, भूलिए मत, जीके विशेष है। और ये जो है इवनिंग में शाम 4 बजे लाइव होता है। और सेम इसी तरीके से नियुक्तियाँ देखिए 5-5 मिनट की कुछ वीडियो बनाए हैं, नियुक्तियाँ आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से आपका हिंदी की जो है आपकी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे क्लास चल रही है, 75 क्वेश्चन है 25 मिनट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम फिल्टर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये कुछ रहा नोटिफिकेशन। और कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। जो लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। मेरे द्वारा सभी तरीके के एग्जाम की तैयारियां कराई जाती हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह भी प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराया जाता है, जीके वगैरह भी। तो फिर जो है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।